जय हिंद। आज जो हम सवाल करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से, और जो कि इसी साल 2025 में आए हुए हैं। तो देखिए, पहला सवाल है 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट से। यहाँ पे लिखा गया है 2 मेटल के स्पेयर्स हैं जिनका रेडियस थोड़ा डिफरेंट है, एक का आर और एक का 3R, और इनको जब इनके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इनिशियली दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है। अब देखिए, इसके बाद बोला है इनको कांटेक्ट में लाए हैं, फिर सेपरेट कर दिया गया है, और उसके बाद जो सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो गई है। एक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और एक सिग्मा 2। तो आपसे इनका रेशो पूछा गया है। अगर आप इस सवाल को ध्यान से पढ़े तो 2024 और 25 दोनों ही बार ये CBSE एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, यानी डिफरेंट सेट्स में पूछा गया है। अब CBSE में जब ये क्वेश्चन आता है तो वो सब्जेक्टिव पार्ट का रहता है और उसमें रेशो नहीं पूछते, उसमें बेसिकली चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द सेकंड सरफेस आफ्टर दिस कनेक्शन पूछा जाता है। तो ये बिल्कुल एक CBSE बोर्ड स्तर का क्वेश्चन है, बट क्योंकि JEE मेन में आया है तो इसको भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि, या हमें ये पता होना चाहिए कि जब रेडियस डिफरेंट है और इनके ऊपर चार्ज सेम है तो कनेक्शन के बाद क्या होगा। देखिए, यूजुअली अगर आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं उनको आप कनेक्ट करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। इसके लिए कॉमन नॉलेज या कॉमन इंट्यूशन भी काम करेगी। बट वेल साइज इज डिफरेंट ऑफ बोथ स्पेयर्स, उस केस में हमें ध्यान देना होगा कि चार्ज इक्वली डिस्टर्ब नहीं होगा जब हम उसे सेपरेट करेंगे। उस केस में हमें लॉजिक लगाना होगा। अब डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट लॉजिक है, यानी कोई और अगर कंडक्टर होता तो हम उसका कैपेसिटेंस चेक करते, बट यहाँ पे हम जानते हैं क्योंकि मेटल का जो स्पेयर है कॉमन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑब्जेक्ट है जो हमें दी जाती है, तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक उनके बीच में पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये कुछ इसी तरीके से है कि अगर एक बड़ा टैंक होगा पानी का और एक छोटा टैंक होगा पानी का, तो पानी कब तक फ्लो करेगा? तब तक नहीं जब पानी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। पानी तब तक फ्लो करता है जब तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही दोनों बराबर ना हो जाए, सेम हाइट पे ना आ जाए। सिमिलरली यहाँ पर भी सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो पहली कंडीशन हमारे पास आ गई है कि आफ्टर कनेक्शन both will have same V, और ये इकलौती ही कंडीशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी है। आइए देखते हैं कैसे। अगर सेम V है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पेरिकल शेल की वजह से या मेटल के स्पेयर की वजह से पोटेंशियल होता क्या है। तो पोटेंशियल इस केस में इसके सरफेस पे होता है VQ/R। तो सबसे पहले अगर हम पहले वाले का नाम V1 दे दें और दूसरे वाले का V2, तो ये दोनों बराबर हैं। इट इज़ गिवन इन, या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा पहले वाले के लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है एक नॉर्मल स्पेयर के लिए, वो होता है KQ/R, वेयर R इज द रेडियस। तो पहले केस में हमने Q1 लिखा और यहाँ पे R लिखा, लेकिन दूसरे वाले का रेडियस क्योंकि 3R है और उसके ऊपर चार्ज को हम एज्यूम कर रहे हैं Q2, तो यहाँ पे हम नीचे रेडियस लिख देंगे 3R। अब देखिए, Q1 और Q2 इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो है इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब हमारा जो रोल होगा वो ये होगा कि हम इस Q1 और Q2 को उसके टर्म में लिखें, तभी हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें तो सिग्मा होता है बेटा आपका चार्ज अपॉन एरिया। अगर हम ये देखते हैं तो इससे सिग्मा 1 की अगर हम बात करें तो Q1 वहाँ पे हम चार्ज है, और एरिया किसी भी मेटेलिक सरफेस का एरिया होता है 4 पाई। अब पहले वाले का रेडियस अगर R है तो R²। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सिग्मा 2 की, तो सिग्मा 2 का केस में बेटा लिखा जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, क्योंकि वहां का रेडियस है 3R, तो बेटा इसका स्क्वायर। अब यहाँ से क्योंकि हमें Q1 Q2 चाहिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 4 पाई R²। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एक्सप्रेशन Q1 के लिए। और सिमिलरली यहाँ से Q2 को लिखा जा सकता है सिग्मा 2 4 पाई और यहाँ पे 3R²। ठीक है, अभी मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली सिंपल ही रहने दे रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, और उसे करने से पहले देखो K से K कट चुका है, R से ये वाला R भी कट चुका है, तो हमारा फॉर्मूला में Q1 जब मैं लिखूंगा तो Q1 की जगह आ जाएगा सिग्मा 1 और 4 पाई, देन इसमें R² है और इज इक्वल टू Q2 की जगह पे सिग्मा 2 4 पाई और यहाँ पे बेटा 3R² है। इसके नीचे एक 3 पहले से ही था। अब जरा इसमें देखें हम कि हमें सॉल्व करना है सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम
4, ये जो भी चीज़ें कटने वाली हैं वो काट देंगे, 4 पाई से 4 पाई कट जाए। देखो आर स्क्वायर से मैं ये सिर्फ आर काट रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर बाहर आएगा। सिमिलरली 3 से मैं एक 3 इनमें से काट सकता हूँ, मैं यहाँ काट देता हूँ। तो अब देखो सिंपल एक्सप्रेशन सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा 2 इधर आ गया तो केवल 3 बचेगा। तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन को देखें, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा कि सिंपल एक कंडीशन से ही हमारा काम चल गया। वेरएज अगर यहाँ पे चार्ज की भी बात होती है, चार्ज के टर्म में बात करते हैं और रेशो ना पूछा गया होता तो हमें एक और कंडीशन को इन्वोक करना पड़ता, और वो होती कि टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी जब ये दोनों पहले की कंडीशन में थे तो जो भी Q1 Q2 था वो बाद में जो नया चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश बनता उसके बराबर होता। तो वो भी हमें यूज़ करनी पड़ती, यूजुअली CBSE वाले क्वेश्चन वो यूज़ करनी पड़ती है, यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो ये होपफुली अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए असर्शन रीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 8 अप्रैल को आया था। इसमें लिखा है वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज 0 नो मैटर विच पाथ इज चूजन। तो देखिए सबसे पहले अभी आपने इस्तेमाल किया था यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल या फिर मेटालिक स्फेयर भी हो, तो उसके सरफेस पे और इनसाइड दोनों जगह पे ये पोटेंशियल होता है। अब देखिए आपको पता है अगर सरफेस और इनसाइड दोनों पे सेम पोटेंशियल है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो हमेशा डिपेंड करता है चेंज इन पोटेंशियल पे। तो जब हमारे पास पोटेंशियल में चेंज ही नहीं आ रहा है तो वर्क डन 0 ही होगा, तो कोई भी रास्ता हो चाहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैसे तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे वर्क डन किसी और फोर्स से नहीं पूछा गया है। यानी बच्चों को अक्सर ऐसा लगता है कि हम सर हाथ से ले जाएंगे तो हमारा हाथ तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग थक रहा है, बेटा यहाँ पे एक्चुअली जब भी ये वर्क दिया है और इस तरह के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये हमेशा आपको किसी कंजर्वेटिव फोर्स या उसके अगेंस्ट जो अप्लाइड फोर्स है उसी के टर्म में पूछ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी वर्क डन का क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए ही पूछा गया है। तो आप अपने हाथ की चाल से अंदाजा नहीं लगाएंगे, आप केवल अंदाजा लगाएंगे कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही होगी तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। लेकिन स्फीयर एक ऐसी ऑब्जेक्ट है कि जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होती है जो सरफेस सतह पे जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल अंदर रहता है हर जगह। तो यानी कि अगर इसका रीजन दिया जाए तो उसमें देखिए लिखा भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यूनिफॉर्मली चार्ज के अंदर कांस्टेंट होता है। तो बिल्कुल परफेक्ट रीजन है फॉर दिस असर्शन। तो हम वो ऑप्शन देखेंगे, बोथ असर्शन ए एंड आर आर ट्रू, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो स्टैंडर्ड लॉजिकल पाथ, अगर आप फैक्ट और इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है चैप्टर की, देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी 8 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में आया था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज एक मेटालिक डिस्क के ऊपर ट्रांसफर किया। अब देखिए डिस्क का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ये वाला डिस्क का स्ट्रक्चर है, साथ में अंदर एक सर्कुलर फिगर भी दी हुई है। तो ये इरेगुलर सी है, मतलब कोन है, बॉल है, फिर एक्सटेंड कर दिया गया। आपसे बोला इनके जो भी एंड दे रखे हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये सारी चार्ज डेंसिटी हैं, आपको बताना है कि इनमें क्या लॉजिक सही है, भाई कौन सी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है कम है। तो देखिए यहाँ पे एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है, NCERT में भी है। वहाँ पे ये वाला पॉइंट इतना ब्रीफली नहीं बट डायग्राम में अच्छे से बताया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी इस तरीके से चार्ज सरफेस पे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में तो वो एक खास नियम को या एक एक्सप्रेशन को फॉलो करता है कि चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है रेडियस के। अब ये रेडियस क्या है, ये डायमेंशन है बेसिकली, यानी जहाँ जहाँ पर कोई कंडक्टर ज़्यादा शार्पली मुड़ा हुआ है तो उस जगह पे उसका कर्वेचर बहुत कम होगा, और जहाँ कर्वेचर कम होगा वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बेटा यहाँ पर देखो एक सर्कल बना के दिया हुआ है फिगर में, डैट मीन्स अगर आपको इस पर्टिकुलर जगह पे आपको एक चेक करना है तो इतना बड़ा सर्कल बनेगा, तो इस सर्कल का रेडियस कंपैरेटिवली बड़ा होगा। अब वेर यहीं पे अगर आप देखें तो इस जगह को कवर करने के लिए कितना सर्कल बनाना पड़ रहा है, इतना, और इस जगह को कवर करने के लिए इतना। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से कंफ्यूजन निकल के आ रहा है। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो R2 और R4 के लिए जो सर्कल है वो बराबर है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिवन, ये मेरे को दिख रहा है कि जो इनके लिए एक मैं डायमेंशन चेक करूँगा कि ये कितने शार्प है तो वहाँ पे जो कर्वेचर है वो बराबर है। वेरएज अगर मैं चेक करूँगा फिर इसके बाद जो ये दोनों कर्वेचर बड़े हैं किससे, R3 से,
और फिर R3 भी बड़ा है किससे, R1 से। तो मैंने यहाँ जो 1 2 3 था उसी हिसाब से इनके रेडियस के नाम दे दिए हैं, ठीक है। यानी मैं अगर बोल रहा हूँ इस यहाँ वाले रेडियस को R2 बोल रहा हूँ जो यहाँ बनेगा, यहाँ वाले को R4 बोल रहा हूँ, और यहाँ वाले को R1 बोल रहा हूँ, और यहाँ वाले को R3 बोल रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं रेडियस का अगर अरेंजमेंट इस तरीके से है, तो सिमिलरली हम जानते हैं इस जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उसका अरेंजमेंट कैसा होगा भाई, सिग्मा जो 2 होगा वो सिग्मा 4 के बराबर होगा। देखिए इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर रेडियस बड़ा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी छोटी होगी, तो इन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर, फिर उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बड़ी, और जो जितना शार्प वाला पॉइंट हुआ उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो वो कंडीशन फॉलो हो रही है, और यहाँ से हम रेडियस को चेक कर रहे हैं उसके कर्वेचर के हिसाब से। अब जरा हम चेक करते हैं, यहाँ पे 4 ABCD इन्होंने पैटर्न दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा सही है, और फिर ऑप्शन में बोल रखा है इनमें से 2, इनमें से 3 या तीनों जो भी दे रखे हैं। तो हम देखेंगे जहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो देखिए सिग्मा 2 सिग्मा 4 के बराबर है, इसमें भी गिवन है, और इसमें भी गिवन है, और इसमें भी गिवन है, डी वाले में भी। लेकिन अब अगली कंडीशन चेक करते हैं कि सिग्मा 3 से बड़ा सिग्मा 1 है। तो ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, और सिग्मा 2 से भी एक्चुअली में यहाँ पे ये देखिए सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 3 से, और सिग्मा 3 बड़ा है सिग्मा 2 से। तो ये कंडीशन तो बढ़िया है, ये तो पूरी ही सही हो गई। अब बात करते हैं इस वाली कंडीशन को चेक करते हैं, सिग्मा 3 सिग्मा 4 से बड़ा है, ठीक है, 3 तो 4 से बड़ा ही है, और सिग्मा 1 2 से बड़ा है, ठीक है, ये भी कंडीशन सही है। अब इधर आए तो देखिए इसमें सारे ही बराबर दे रखे हैं, तो इसको तो मैं काट ही रहा हूँ। ए वाले को देखो सिग्मा 1 भाई सबसे बड़ा है, गुड है, एकदम सही लिखा है, सिग्मा 2 सिग्मा 4 से बराबर है, तो ये भी सही है। यानी एक ऐसा ऑप्शन जहाँ पे ABC हो, तो ABC ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए ये वो छोटा सा फैक्ट है जो यूजुअली फॉर्मूला जरूर आप लोगों को स्कूल में क्लास में बता दिया जाता होगा, बट एग्जाम आपसे इसका एप्लीकेशन मांगता है, तो आपको बड़े अच्छे से समझ होनी चाहिए। और ये बहुत ही इसका परफेक्ट एग्जांपल है। आप क्वेश्चन को इसको याद मत करिए, इस लॉजिक को समझिए, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंट दोबारा नया क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस बार लिखा है कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी इतनी दे रखी है 2 नैनो कूलम पर मीटर, नेट फ्लक्स बताना है। अगर एक क्यूब है जिसका √3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है साइड्स की, और एक ये जो वायर है पास करती है किन्हीं भी 2 कॉर्नर से ऑफ द क्यूब दैट आर मैक्सिमली डिस्प्लेस्ड। तो अच्छा ये है, अब क्यूब के वो कॉर्नर लेने हैं जो मैक्सिमली डिस्प्लेस्ड हो, और बोल रखा है फ्लक्स आई इतनी, एक्स जो यूनिट है फ्लक्स की, वेयर एक्स इज, तो आपको एक्स बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यहाँ पे आप ना क्यूब के बारे में समझिए कि देखो क्यूब ऐसा बनेगा, पहले क्यूब बनाते हैं। देखिए मैंने क्यूब बनाया, और अब आपको समझना है कि क्यूब के वो कॉर्नर जो मैक्सिमली डिस्प्लेस्ड हो। तो देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। अब देखो ये दोनों कॉर्नर हैं जो मैक्सिमम कॉर्नर, तो देखो यह वाले भी थे फ्रंट फेसिंग के भी, लेकिन ये जो पूरे डायगोनली अपोजिट कॉर्नर है यहाँ पर जाके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम रख सकते हैं। अब हमें अगर इसकी लेंथ पड़ जाए, पता चल जाए, तो हम जानते हैं कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है सिंपल, ये फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और देखो क्यू इनक्लोज्ड कैसे निकलेगा, यहाँ पे चार्ज है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो देखो अगर हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाय एल, तो मेरे को अगर क्यू निकालना होगा तो वो होगा लैम्डा एल। तो लैम्डा तो गिवन है, एल मुझे निकालना, अब इस रॉड की लेंथ बेसिकली पता होनी चाहिए। तो देखिए अगर ये क्यूब में मैं इस साइड को देखूं, पहले मैं इसे ऑब्जर्व कर लूं, तो मेरे को पता है कि ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है। अगर मैं इस तरीके का कोई ट्रायंगल चूज करता हूं, ध्यान से देखिएगा, इस तरह का ट्रायंगल। अब बेटा इस तरह का ट्रायंगल निकालने के लिए क्या लॉजिक है कि मैं जानता हूँ सारी साइड है √3 सेंटीमीटर, ठीक है, बाद में एक साथ कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो मान लीजिए इनिशियली मैं इसे एक्स मान लूँ, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ जैसे एक्स डैश, इसको एक्स डैश मान लूँ, एक्स डैश क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। आप शायद डायग्राम को नहीं देख पा रहे होंगे, रूट एक्स डैश निकाल रहा हूँ तो √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो एक्स डैश क्या हो गया मेरा, ये हो गया 3 + 3 यानी 6 हो गया, इसका स्क्वायर, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं ना, तो ये हो गया एक्स डैश इज इक्वल टू √6, ठीक है।
तो अब मैं इसकी जगह पे एक्स की जगह पे √6 मान सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, चलो √6। अब इसके बाद ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख नहीं रहा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये √6 हो गया और ये वाली साइड √3 है ही। अब अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये है हमारी मेन लेंथ उसकी, तो इसको मैं अगर x डबल डैश बोल दूं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं l भी, लेकिन चलिए, या इसको एक काम करते हैं l ही नाम देते हैं ना, ताकि कन्फ्यूजन ही ना रहे। l नाम दूं तो बेटा l क्या हो जाएगा, l² = x डैश का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं। अब हमारे पास ये कितना है, √6 है, तो √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो l² हमारा आ गया 9, यानी l क्या आ जाएगा हमारा, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा भैया तो वो थोड़ी पढ़ाई कर ले। तो l² 9 और l हमारा आ गया 3। ठीक है, प्लस माइनस 3 आता, बट हम 3 को लेंगे बिकॉज हम जानते हैं। अब ये 3 क्या आया बेटा, सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, चलो इसको हम मिटा देते हैं अभी, l = 3 सेंटीमीटर, या कह लो l = 3 × 10⁻² मीटर। अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पे। देखिए, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है phi = Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q इनक्लोज निकलेगी λL/ε0 से। अब जरा मैं ऑप्शंस को अगर देखता हूँ तो ऑप्शंस में पाई के टर्म में लिखा हुआ है। अब इसे कैसे करें, तो सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू 2 नैनो कूलम मैंने डाल दी, 2 × 10⁻⁹। ठीक है, एल की वैल्यू मेरे सामने आ गई 3 × 10⁻²। अब आता है एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालूं तो एक तो मेरे पास तरीका है कि मैं स्टैंडर्ड तरीके से कैलकुलेट करूँ 8.85, बट ये कुछ गिवन है, इससे मैं थोड़ा सा आइडिया ले सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ से चेक करूँ बेटा, तो आप बताना मुझे, मैं एप्सिलॉन नॉट को लिख सकता हूँ 1/4 पाई और 9 × 10⁻⁹। ठीक है, मैंने एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गया। इससे क्या फ़ायदा होगा, हम ऑप्शन को देख के डिकोड कर रहे हैं कि उसमें वैल्यू पाई की नहीं हटाई गई है, तो वो हमें रखनी, रिटेन रखनी है। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं 1 लिख रहा हूँ यहाँ पर, और देखिए ऊपर जो भी है ये सारा टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पर, अब मैं 1 को तो हटा ही देता हूँ क्योंकि 1 नीचे है, क्योंकि इधर फिर जगह उधर ले जानी पड़ेगी। तो इसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 4 पाई × 9 × 10⁻⁹। ठीक है, अब इस सारी टर्म के नीचे 1 आएगा। अब जरा आप ध्यान से देखिए, ये कट गया बेटा, 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, और 54 × 4, 4 बार 50, 216, तो 216 पाई आ गया, और साथ में × 10⁻⁻² बचा। अब अगर मैं इसे इधर ले जाऊं, 10 मतलब 100 से डिवाइड कर दूं, तो 2.16 पाई, 2.16 पाई। ठीक है, तो ये 2.16 पाई। अब हमें बस देखना है कि ऐसा सॉल्यूशन है। देखिए पाई के टर्म में थे, और अगेन इसमें भी ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन में आपको वो सिंपल रॉड और एक सिंपल लेंथ दे सकता था, लेकिन क्या किया, उसने लेंथ को फिट किया किसी ज्योमेट्रिकल शेप में, ताकि आप यहाँ पे उस शेप के अकॉर्डिंग उस लेंथ को आइडेंटिफाई करें, कैलकुलेट करें, देन इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। देखिए नेक्स्ट सवाल है, ये 7 अप्रैल को आया था। यहाँ पर आपको डाइपोल दे रखा है। देखिए डाइपोल के दोनों चार्जेस 2 माइक्रो कूलम है, तो बाय डिफॉल्ट वी नो दैट 1 इज माइनस एंड 1 इज प्लस, बिकॉज ये डाइपोल की जो स्टेटमेंट है ये हमें जस्टिफाई करती है कि डाइपोल बोलते ही उसे है जहाँ पे 2 इक्वल अपोजिट चार्ज किसी सेपरेशन से दूर होते हैं। तो वो सेपरेशन ये रही माइक्रोमीटर, यूनिट्स का ध्यान रखिए, माइक्रो 10⁻⁻6। ये कैपेसिटर के बीच में रखे गए हैं इस तरीके से कि कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, नहीं, हाँ, सच दैट इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो हमें ध्यान रखना है कि कैपेसिटर के बीच में इसकी जो फील्ड है वो पैरेलल रहे, नहीं डाइपोल और कैपेसिटर की फील्ड अंदर जो बने वो पैरेलल रहे। और कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बता रखा है, देन आई थिंक हाँ प्लेट का सेपरेशन बता रखा है, और फिर बोल रखा है अगर ये डाइपोल 30 डिग्री रोटेट किया जाए तो ये लाइन होता है। तो बताइए आप उस टॉर्क की वैल्यू, यानी जब आप छेड़ेंगे डाइपोल को तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल पढ़ाया जाता है, वो टॉर्क निकालिए। अब देखिए फर्स्ट ग्लिम्स में अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा टिपिकल बना रखा, बट ये एक्चुअली एकदम बेसिक एप्लीकेशन जो है फॉर्मूले की वही है।
तो सबसे पहले आपको पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये रहा आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर कुछ इस तरीके से बनाना है कि अगर कैपेसिटर की फील्ड ये जा रही है, देन बेटा जो डाइपोल अंदर है उसका मैं माइनस चार्ज माइनस क्यू और जो प्लस क्यू रखा गया वो इस तरीके से हो, और इनके बीच की सेपरेशन कितनी है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनकी सेपरेशन है 0.5 mm, यानी 0.5 मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर। ठीक है, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन हमने सारी लिख ली। अब देखिए इस प्रोसेस में जो पी की डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही है, तो एस्टेब्लिश हो गया। अब देखिए डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है इस तरीके से, तो आप जानते हैं जैसे ही इसे छेड़ोगे तो टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टॉर्क होता है बेटा आपका पी क्रॉस सी। उन्होंने एंगल भी बता रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री है तो वहाँ पे हो जाएगा पी साइन 30 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन में केवल टॉर्क का सिंपल बेसिक फॉर्मूला ही लगाना था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा घुमा के इन्होंने इस तरीके से कैपेसिटर के अंदर दिखा दी। अब अगर हम देखें तो ये डाइपोल हो जाएगा क्यू इंटू जो भी इसकी लेंथ है, और ई आ जाएगा, और साइन की वैल्यू हाफ होती है, तो फॉर्मूला केवल इतना लगना है। अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास Q है 2 माइक्रोकूलम, L भी है, L बेसिकली डाइपोल की ही लेंथ है यहाँ पर, और E हमें आइडेंटिफाई करना है। यानी मेन प्रॉब्लम आ गई कि E कैसे निकालें। उस E के लिए ही ये सारा क्वेश्चन बना है, ये पूरा कैपेसिटर का अरेंजमेंट। अब देखिए E जो होता है, यहाँ पे अगर हम देखें, हमें फर्स्ट ग्लिम्स में मिला है कैपेसिटर के अंदर जो फील्ड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब हम अगर ये सोचने लग जाएँ तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगेगा कि भाई हमें डायरेक्ट सिग्मा कहीं गिवन नहीं है, कैपेसिटर के ऊपर क्या चार्ज है वो कुछ पता नहीं है, तो क्या करें। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिए, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमारे को ये गिवन है वोल्टेज और प्लेट की सेपरेशन। अगर हम इसको ध्यान रखें तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस d/dr होता है, बट फॉर स्पेसिफिक केसेस यानी जब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, E इज इक्वल टू v/d। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम यहाँ पर अगर इस E की जगह पे ऐसे लिखें, QLE की जगह पे लिख दें v/d, तो ये हो जाएगा 2d। ये टॉर्क ऐसे लिखा। अब हमारे पास सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। अब हमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करनी है प्रॉपर। Q की वैल्यू बेटा 2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम में है। लंबाई इनके बीच की लिखी हुई है 0.5 इंटू 10⁻⁻6। इसके बाद V है मेरा 50 वोल्ट, मैंने ध्यान रखना है यूनिट्स का। उसके बाद आ जाओ 2, और ये D क्या है, कैपेसिटर के प्लेट की सेपरेशन जो कि है इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻3। अब जरा ध्यान से देखो, काफ़ी चीज़ें आपको कटती हुई नजर आएंगी। 0.5 से ये कट गया। अब यहाँ पर केवल बचा क्या है, ये हो गया आपका V। अच्छा V 50 नहीं है बेटा, V है 5 ही है V। ठीक है, V मैंने 50 लिख दिया था, V 5 ही है। तो ये हो गया आपका 5 इंटू 10⁻⁻6, -6 मतलब माइनस का 12, और ऊपर जाके ये हो जाएगा प्लस का 3। तो ये आ गया आपका 5 इंटू 10⁻12 प्लस 3 यानी माइनस का 9। और क्योंकि टॉर्क है तो टॉर्क होती है न्यूटन मीटर में मेजर। अब देखो अगेन यहाँ पे आई थिंक ये डायरेक्ट यही दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर डी। तो 5 इंटू 10⁻−9 मीटर। तो आपने देखा कि कैसा क्वेश्चन, जो कि पिछला वाला भी और ये भी, कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने फील्ड का पिक्चराइजेशन यानी आप टॉर्क जो निकालते हैं उसमें ई की ज़रूरत पड़ती है, वो ई डायरेक्ट ना दे के या कोई उसका और वेरिएशन ना दे के सीधा सीधा आपको दे दिया कैपेसिटर के अंदर इस सेटअप। तो अब आप इसे और भी तरीके से थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं सवाल में, कहाँ कहाँ पे इस तरीके से डायपोल को फंसा के फील्ड आपसे डायरेक्टली उस क्वेश्चन की पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सवाल था। तो इसके बाद जो सवाल आया, ये गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, वन इज वो असर्शन रीजन है। आउटर बॉडी एयरक्राफ्ट की जो है वो मेटल की होती है, विच प्रोटेक्ट्स पर्सन फ्रॉम। देखिए मेटल होते है तो स्ट्रॉन्ग, इसलिए मेटल की बनाई जाएगी। और किस चीज़ की बनाई जाएगी, लकड़ी की तो बनाई जाएगी नहीं, लेकिन यहाँ पे ये बोला है कि इससे हम लाइटनिंग से बचते हैं। रीज़न है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इनक्लोज बाय कंडक्टर इज 0। तो देखो बिल्कुल सही बात है कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर देखिए हमसे क्वेश्चन जिस कंटेक्स्ट में पूछा गया है, मेटल की बनाई जाती है क्योंकि लाइटनिंग से भाई बचाएगा।
एक्चुअली में जो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे एक स्फेरिकल शेल इसका परफेक्ट एग्जांपल है, आपके सबसे सिंपल एग्जांपल। वैसे तो किसी भी शेप का कंडक्टर हो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो उसके अंदर फील्ड कैन नॉट बी नॉन जीरो इनसाइड, फील्ड हमेशा कंडक्टर के अंदर जीरो ही रहेगी, जिसे फेरेडे केजिंग नाम से भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इनक्लोज जीरो ही होगी, यानी कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ठीक है, ये कंसेप्ट है, यानी कंसेप्ट ऑफ, ये भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स जो एक टॉपिक है आप उसे पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो उसमें गिवन है। लेकिन हाँ, 12th लेवल में इसका सिर्फ कंक्लूजन ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। और यहाँ पे आपका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो आपका स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल जिसमें हम जानते हैं कि शेल के अंदर E इज टू जीरो होता है। और शेल क्या, कोई भी कंडक्टर की शेप हो, जब उसके अंदर भी E जीरो ही आएगा अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक या कोई वेरिएशन वाली फील्ड है देन केस विल बी डिफरेंट। ठीक है, बट चलिए ये हो गया। चल लास्ट आज का जो हमारा क्वेश्चन है, हाँ ये भी 7 अप्रैल का ही है। इसमें लिखा है अगर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी डिनोट करती है और फाई फ्लक्स डिनोट करता है, तो ये जो चीज़ है और ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई बिट, ये क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसकी डायमेंशन चेक करनी है। अब देखिए, अगर आप होल ईयर पढ़ चुके हैं तो ये एक एक्सप्रेशन बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। बट हमें तो चेक करना है एग्जाम में, तो हमें फिर भी चेक करने के लिए भी हमें क्लास 12th यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पूरी आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चेक करें, डायमेंशन हम निकालते हैं फॉर्मूले से, तो हमें पता होता है कि एप्सिलॉन नॉट कहाँ आता है, कूलम्ब्स लॉ में, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मैंने लिखा, यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो एप्सिलॉन नॉट प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है बेटा, Q1 Q2 बाय फोर्स इंटू आर स्क्वायर। तो मैं डायमेंशन पे न जाके फॉर्मूलाज पे जा रहा हूँ, यानी यूनिट्स पे जा रहा हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो गई आपकी, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली डी फाई ई बाई डी टी, तो डी फाई डी टी में फाई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दैट मीन्स अगर मैं इसकी डायमेंशन पे चेक करूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी एस यानी एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी न्यूटन पर कूलम्ब, और उसकी जो एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, टाइम इज इन सेकंड। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा ही कह रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई डी फाई बाई टी, तो बेटा यूनिट बनती है कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर सेकंड। तो देखिए यहाँ से मीटर स्क्वायर कट गया, न्यूटन न्यूटन कट गया, कूलम्ब से कूलम्ब कट गया, एंड यूनिट बची कूलम्ब पर सेकंड, यानी चार्ज अपॉन टाइम, यानी आप इसे बोलते हैं एम्पेयर। ठीक है, तो डायमेंशन भी हो गई है, एम्पेयर इज ए डायमेंशन, और फॉर्म यूनिट भी हो गई इसकी। तो ये ऑब्वियसली किस इसकी हो सकती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट ही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक ये डिस्प्लेसमेंट करंट ही होता है। तो होपफुली आपको ये सारे ही क्वेश्चन बेसिकली समझ में आए होंगे। इसी तरीके के वीडियो हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।